बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहली बार हुई वाकई। और हम ऐसे भी कहते हैं ना कि केवल दिल्ली आकर आप पूरे भारत को नहीं समझ सकते हैं, आप सिर्फ 2-4 शहरों में जाके भी नहीं समझ सकते हैं। और जब 52 शहरों का वो विस्तार रहा, लोगों के मन में वो उल्लास भी था, सबको लगता था कि कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है हमारे शहर में, छोटे छोटे शहरों में। यहाँ तक कि छतरपुर में भी देखा मैंने मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होते हुए। कश्मीर तो चलिए पूरी दुनिया की नज़रें वहाँ पर थी, लेकिन जिस उम्मीद के साथ ये शुरुआत की गई थी, और प्रधानमंत्री ने और भी मंचों पर जब ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने की बात कही, आपको लगता है भारत प्रबल तौर पर उस अब तक अनसुने वर्ग की आवाज़ समूची दुनिया में बन पा रहा है? मैं मानता हूं कि ये आज 100% संभव हो पाया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आज देखिए क्या परिवर्तन आया है विश्व पटल पर भारत के प्रति। हमारी कोविड मैनेजमेंट की सक्सेस, कौन सा दूसरा देश है जो पहले कभी भी अपने देश में वैक्सीन का उत्पादन नहीं कर पाता था। हम लोग अपने झोली को फैलाकर अंतर्राष्ट्रीय जगत में भीख मांगते थे वैक्सीन के लिए, चाहे बीसीजी हो, स्मॉल पॉक्स हो। आज उसी देश में 2-2 वैक्सीनों का आविष्कार हो रहा है और उत्पादन हो रहा है। किसी और देश की इतनी आबादी नहीं है जितनी भारत की है। 140 करोड़ जनता के आधार पर हम सबसे बड़ी आबादी के देश आज विश्व में बन चुके हैं। ये हमारा एडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज के साथ ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है। और कोविड में एक एक व्यक्ति को निःशुल्क 2-2 टीके लगाना, 220 करोड़ टीके लगाना, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है, जो अमेरिका और यूरोप भी मान चुका है भारत के बारे में। तीसरी बात, भयंकर समय था कोविड का। उस समय में न्यूयॉर्क और हमने लंदन के दृश्य देखे, जहां श्वेता और हम अगर जाते थे टीका लगाने के लिए तो मतलब कोई साधन नहीं होते थे। पर्ची पर हमारा नाम लिखा जाता था और पर्ची पे रिसीट दिया जाता था कि आपको कोविड का टीका लग गया। यही भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता है कि कोविन ऐप के आधार पर शहर में रहने वाला सक्षम व्यक्ति से गांव में रहने वाले गरीब को डिजिटल सर्टिफिकेट कोविन ऐप का दिलवाना, यह भी कोई चमत्कार से कम नहीं है, पूरा विश्व मान चुका है। तो कोविड की हमारी नेतृत्व की क्षमता, वैक्सीन मैत्री के आधार पर 100 देशों को हमने कोविड वैक्सीन भेजा। जो देश वैक्सीन का आयात करता था वही देश आज वैक्सीन का निर्यात कर रहा है। उसी के साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार नहीं बारंबार जो प्रधानमंत्री जी ने इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को विश्व पटल पर उठाकर सभी देशों को मजबूर किया है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध रेजोल्यूशन पास करने के लिए और नए नए नियम पारित करने के लिए। तीसरा मुद्दा, हमारे पास जो है हमारे देश में हमारी संस्कृति, हमारी प्राचीन इतिहास, हमारे खजाने, न जाने क्यों हम अपने आप उन्हें सेलिब्रेट नहीं कर पाते। पर संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अगर किसी ने कर पाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करवाया है। 130 देशों के लोग, और आज पूरा विश्व जान चुका है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो थोड़ा कुछ तो प्राणायाम कर लो, योग निद्रा कर लो, अगर कुछ और नहीं हो तो। ये शब्द आज सभी देशों के शब्दकोश में आ गए। तो जो भारत अंग्रेजी इस्तेमाल करता था, आज वही भारत के आधार पर विश्व में हिंदी के शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चौथी बात, एक दूरदृष्टिकोण कि विश्व में परिवर्तन आने वाला है। कोल के आधार पर ऊर्जा का इस्तेमाल हम ज्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे। तो एक दूर दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रांस के साथ 100 कंट्रीज को साथ में लेकर बनाया गया है, ताकि 2030-2040 तक 500 गीगावाट, मतलब 1000 मेगावाट 1 गीगावाट में होता है,
500 गिग्स की सोलर कैपेसिटी हम लोग निर्धारित कर पाए। तो आज भारत, और आखिरी उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, यूक्रेन और रूस के युद्ध में ऑपरेशन गंगा का मेरा अनुभव अलग, जहां 23,000 बच्चों को केवल भारत सुरक्षित यूक्रेन से युद्ध वातावरण में अपने प्लेन्स को ले जाकर 90 हमारे नागर विमानन के प्लेन्स को ले जाकर सुरक्षित वापस लाने का काम अगर किसी देश ने किया है तो भारत ने किया है। चीन ने एक प्लेन नहीं भेजा, पाकिस्तान ने एक प्लेन नहीं भेजा, केवल भारत ने 90 प्लेन्स भेजकर हमारे बच्चों को वापस लाया। और उस युद्ध में भी एक समाधान निकालने के लिए अगर किसी देश को देखा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, तो भारत को देखा जा रहा है। तो आज भारत की प्रतिभा, भारत का सम्मान, मान, देश के अंदर आर्थिक शक्ति, देश के बाहर विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता, विश्व के कंपनीज आज देश में आ रही। कभी आपने और हमने कल्पना की थी कि एप्पल से लेकर एयरबस तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएगा? आज सबसे ज्यादा आईफोन्स भारत में बन रहे हैं। एयरबस की C29 फैसिलिटी आज भारत में आ गई है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सेमीकंडक्टर्स का निवेश आज भारत में हो रहा है। और तो और छोड़ो, आज भारत अपना तिरंगा भारत में नहीं गाड़ रहा, विश्व पटल पे नहीं गाड़ा, चंद्रयान 3 के आधार पर आज भारत अपना तिरंगा चांद पे गाड़ने जा रहा है। हमारे रॉकेट्स रूस के लॉन्च पैड से जाते थे, फ्यूल टैंक्स और इंजीनियरिंग यूरोप से ली जाती थी। इंडियन मेड रॉकेट, इंडियन लॉन्च पैड, भारत का तिरंगा आज चांद पे लाया जाएगा हमारे भारत के साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये एक परिवर्तन आया है, और इसी परिवर्तन को पहचानते हुए आज पूरा G20 के सारे नेतृत्व करने वाले लोग आज भारत की तरफ देख रहे हैं। केवल G20 तक सीमित नहीं, लेकिन आज विश्व में कोई भी संकट आएगी तो एक तरीके से उसका समाधान के लिए भारत को भी पूछा जाएगा। क्या एक और बेहतरी की उम्मीद आप कर सकते हैं? क्या उस दिशा में हम सोच रहे हैं कुछ, कि जब भी जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के एक अड्डे के तौर पर देख लें, चाहे दुबई, कतर, सिंगापुर, बैंकॉक, ऐसे जो सेंटर्स हैं जहाँ सिंगापुर, वहाँ पर अधिकांश जो ट्रांजिट होते हैं या फिर वहीं से आप दूसरा कनेक्शन ले सकते हैं। क्या भारत का कोई शहर या भारत के कई शहर वो जगह हो सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विमानों के लिए कनेक्टिविटी का पॉइंट बने? श्वेता जी ने बहुत एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। मैंने आपसे निवेदन किया कि हम आज विश्व के सबसे बड़ी आबादी के देश हैं। पुराने ज़माने में जो नागर विमानन क्षेत्र को एक बड़े लोगों का साधन के रूप में देखा जाता था, एक कोट अनकोट एलिटिस्ट रूप में देखा जाता था, उसका लोकतांत्रिकरण अगर किसी ने किया है पिछले 9 वर्षों में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़े देश के आम नागरिक की योजना के आधार पर किया है, जिसके आधार पर एक वायबिलिटी गैप फंडिंग के आधार पर हमारा गरीब व्यक्ति गांव-गांव से आज उस उड़ान योजना से हवाई सफर कर रहा है। 2014 में श्वेता जी हमारे 6 करोड़ घरेलू यात्री होते थे नागर विमान क्षेत्र में। 9 साल में आज 14.5 करोड़ घरेलू यात्री हो चुके, डबल से भी ज़्यादा। और ये मात्र मैं आपको विश्वास दिला दूं, केवल शुरुआत है। 2030-2035 तक ये नंबर 14.5 करोड़ जो आज है 42 करोड़ तक जाएगा, ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता हूं। और इसके पीछे कारण है, जो 14 करोड़ की हम लोग आज बात करते हैं उसमें से मल्टीपल ट्रैवलर्स की संख्या बहुत है। तो एक्चुअल पेनिट्रेशन 14 करोड़ मतलब हमारी आबादी की 10%, एक्चुअल पेनिट्रेशन हमारी केवल 3% है। 97% अभी बाकी है। और अगर ये हमारी सोच और विचारधारा है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल में हमारी बढ़ोतरी हो रही है, तो जो हमारी गलत नीतियां थीं, जिसके आधार पर आज हमारे जितने भी इंटरनेशनल हब्स हैं वो भारत में नहीं है। जैसे श्वेता जी ने कहा,
या तो हमारी पश्चिमी सरहद पर है या हमारी पूर्वी सरहद पर है। क्यों ना भारत में एक इंटरनेशनल हब बने, और आज हम उसी पे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे एयरलाइंस में वो क्षमता भी आ गई है। हमने सुना है एयर इंडिया की डील 470 एयरप्लेन्स की, $70 बिलियन की, इंडिगो की डील 500 एयरप्लेन्स की। क्यों ना एक हब भारत में बने। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट के साथ, जहां हम बात कर रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट के साथ, एयर इंडिया के साथ, इंडिगो के साथ, कि एक MCT के आधार पर, मिनिमम कनेक्ट टाइम, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के आधार पर पहला हब हम लोग सोच रहे हैं दिल्ली में हम लोग बनाएं। पर यह भी आप सबको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत में दूसरे देशों की तरह एक हब की क्षमता नहीं है। आप याद रख के, मेरे शब्दों को आप याद रखिएगा, वो दिन दूर नहीं है, अगले 10-15 सालों में भारत में एक इंटरनेशनल हब नहीं बनेगा, लेकिन भारत में 2 या 3 इंटरनेशनल हब बनने की हमारे देश की क्षमता है।